नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवाल को लेकर। एक तरफ नीट परीक्षा को लेकर विवाद सामने आए, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई से जुड़ी समस्याओं ने भी चिंता बढ़ा दी है और इन घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक तरफ पेपर लीक के चलते रद्द हुआ नीट यूजी का एग्जाम 21 जून को दोबारा होगा और इस बार पेपर पहुंचाने से लेकर बाकी प्रोसेस में एयरफोर्स और आर्मी की मदद ली जाएगी। उधर सीबीएसई ने 12वीं एग्जाम की कॉपी पहली बार डिजिटल तरीके से चेक करवाई, जिसको लेकर बच्चों ने इसमें कई तरीके की खामियां बता दी। दरअसल सीबीएसई के इस साल लागू किए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM सिस्टम को लेकर छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों और अभिभावकों ने इसे लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। कई छात्रों का दावा है कि नई मूल्यांकन प्रक्रिया की वजह से उनके अंक अपेक्षा से कम आए हैं। यही कारण है कि लाखों की संख्या में छात्रों ने री इवैल्यूएशन के जरिए आवेदन भी किए हैं। शुरुआती कुछ घंटों में ही लाखों आवेदन आने के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी के चुप्पे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना दिखाता है कि सरकार को लाखों छात्रों के भविष्य की नहीं बल्कि अपनी सरकार बचाने की चिंता है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही सीबीएसई के OSM और कोएप्ट एडुकेट कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। देश के युवाओं को सच्चाई जानने का भी अधिकार है। लाखों छात्र सालों तक कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ियों की खबरें आती हैं तो उनका विश्वास कमजोर पड़ता है और ऐसी परिस्थितियों में सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो जांच को निष्पक्ष रूप से पूरा करें, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाए। दरअसल शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना देश के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है, जो विश्वास अब डगमगाता हुआ भी बच्चों का नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीएसई भी अब सवालों के घेरे में है। मार्किंग व्यवस्था जो है OSM उस सिस्टम को लेकर भी छात्रों में अब असंतोष देखा जा रहा है। री इवैल्यूएशन के लिए तमाम छात्र उमड़ पड़े। महज 3 घंटे की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। लाखों छात्रों ने स्कैन कॉपी भी मांगी और ऐसे में अब सवालों के घेरे में है सीबीएसई, क्योंकि ये जो कॉपी चेकिंग की बात की जा रही है उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज देशी शिक्षा व्यवस्था को बेचने का काम कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले नीट के 22 लाख छात्रों के भविष्य को बेचा और आज 17.5 लाख सीबीएसई के 12वीं क्लास के छात्रों के भविष्य को ये लोग बेच रहे हैं। OSM नाम का मजाक भारत के भविष्य के साथ इन्होंने कर दिया है। छात्र इस उम्मीद के साथ परीक्षा दे रहे थे कि वो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। उनकी जो आंसर शीट्स हैं वो खाली छोड़ दी गई, उनमें जवाब नहीं दिए गए। जो छात्र इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, छोटे बच्चे, उन्हें पाकिस्तानी कह करके, उन्हें उग्रवादी कह करके उनकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। न केवल भारत के भविष्य को बेच रहे हैं बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को ये लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा देश के प्रधानमंत्री को भुगतना पड़ेगा और हम ये मांग करते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। देश के शिक्षा मंत्री असमर्थ हैं किसी भी परीक्षा को सही से कराने में। देश के शिक्षा मंत्री असमर्थ हैं किसी भी प्रकार के काम को करने में। पिछले 3 सालों में 80 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके बाद भी उनके इस्तीफा ना लिया जाना एक जो नरेंद्र और धर्मेंद्र के आपसी साठगांठ है उसको दिखाता है और बताता है कि ये लोग आपस में मिलकर के देश के भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी अकाउंटेबिलिटी। साथियों नमस्कार। साथियों, जिस तरीके से सीबीएसई के छात्र OSM प्रक्रिया से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं, उनके परिवार असंतुष्ट हैं क्योंकि ये प्रक्रिया आनन फानन में लाई गई और बिना किसी ट्रेनिंग के लाई गई। छात्रों की बहुत सारी शिकायतें हैं, ब्लर स्कैनिंग होना, उनकी प्रॉपर कॉपियों की जांच नहीं होना और बहुत सारे छात्रों की तो ये भी शिकायत है कि कॉपियां जांच ही नहीं की गई है। बहुत सारे छात्र जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनने वाली थी लेकिन उनकी कॉपियां सही से नहीं जांची गई और उनकी परसेंटेज बहुत कम बनी है। आज जो है शिक्षा मंत्री ने और सीबीएसई ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं OSM के सपोर्ट में जो हैं वीडियो बनाएं और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनाएं। ये इस मामले को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सीबीएसई का OSM का फेल्योर जो है पूरे देश के सामने आए। आज पूरा देश समझ चुका है
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठा रहे हैं। एनएसयूआई सीबीएसई के छात्रों के साथ में है और पूरे देश में छात्रों के हित में उनकी मांगों को लेकर आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सीबीएसई हाय 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 हाय, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो नहीं तो डूब मरो, 12वीं के अभ्यर्थियों को न्याय दो न्याय दो। किस बेसिस पर बन रहे हैं जिसमें उनको चेकिंग का सिस्टम ही नहीं पता कि वो चलेगी नहीं चलेगी। बता दें कि परीक्षा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का भविष्य जो है वो अपने भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे कि अब सीबीएसई जैसी एक बड़ी परीक्षा अगर सही से नहीं हो पा रही है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, अब वो किस पर विश्वास करें, किस पर ट्रस्ट करें। क्योंकि अगर नीट जैसी परीक्षाएं लीक हो सकती हैं, सीबीएसई की परीक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो उसके जो पेपर जो कॉपी चेक हुए हैं वो सही तरीके से नहीं हुए। छात्र सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये उनके भविष्य की पहली स्टेज है। 12वीं से ही आगे की फ्यूचर डिसाइड होता है कि कैसे उनके मार्क्स आएंगे, उनकी कॉपी जो चेक हुई है वो सही से हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आगे का भविष्य यहीं से तय होता है। यानी कि शुरुआती स्टेज ही गड़बड़ है और ऐसे में अब तमाम तरीके के सवाल निकलते हुए सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसी अगर गड़बड़ियां आती रही परीक्षा के दौरान तो किस पर भरोसा किया जा सकेगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप एक भी परीक्षा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों इतनी बड़ी जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे नीट की हो, सीबीएसई की हो, वो तमाम परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, जिनमें सही से कॉपी चेक नहीं हो पा रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो छात्र हैं वो किस पर भरोसा करें, किस कंपनी पे भरोसा करें, किस बॉडी पे भरोसा करें कि वो सही तरीके से उनकी परीक्षा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवा पाएगा, उनका भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि और इसी पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। मुकेश कुमार जी हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, एडवोकेट विवेक पांडे प्रवक्ता भी हैं वो सपा से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और केशव कुमार अग्रवाल शिक्षाविद करियर कोच वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। मुकेश जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेती हूँ, बारीकी से समझने की कोशिश करती हूँ कि ये जो बड़े बड़े एग्जाम हो रहे हैं देश में बिना गड़बड़ी के क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सरकार में सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है और इसका अगर इलाज के तौर पर देखा जाए कि क्या तीसरा रास्ता निकाला जाए कि सही तरीके से इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सकें। मुकेश जी। रिया, देखिए, ये जो सीबीएसई वाला मसला, ये एग्जाम में गड़बड़ी का मसला नहीं है। एग्जाम तो सही तरीके से हो गया, एग्जाम के जो पेपर्स जो चेक हुए हैं उसमें गड़बड़ी का मामला है। उसके री एवेल्युएशन के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें जो OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग थी, ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ियां हैं। वो जो सिस्टम है उस सिस्टम पे सवाल है कि वो सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो कंपनी जो है वो खुद सवालों के घेरे में है। और ऐसे में छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनको जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स जो है उनके अपने नहीं है, जितना वो डिजर्व करते थे उनसे कम मिले हैं और बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें आई हैं। अब पॉलिटिकल लोग भी इसकी बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री का और सीबीएसई के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, उनके लिए उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल मामला है उनका, वो मांगेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम OSM सिस्टम है, ये सिस्टम सही है या नहीं, हमें इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जो NEP थी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है सारी चीजों को डिजिटल किया जाना था। डिजिटल करने के क्रम में ही जो है कॉपियों को पहले जो है OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लगाया गया। क्योंकि अगर पिछली बार जब इससे पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग से पहले जो सिस्टम था कि आपको जो चीजें थी वो एग्जामिनेशन के बाद जो है कॉपियों का बंडल बनता था, बंडल जो है फिर रखे जाते थे, फिर उसके बाद जो इवेलुएटर होते थे, जो टीचर होते थे, उनके पास वो बंडल जाती थी, फिर उसके बाद वो मैनुअली चेक किया जाता था, फिर रेड पेन से जो है उस पर मार्किंग की जाती थी, फिर उस टोटलिंग की जाती थी और उसके बाद मार्क्स दिया जाता था। और उसमें भी काफी गड़बड़ियां होती थी, क्योंकि कहीं टोटलिंग में गड़बड़ियां होती थी, कहीं किसी को लगता था कि जो सवाल हमारा जिसमें किसी में नंबर छूट गया है, किसी सवाल को चेक नहीं किया जाता था, और इसी को सुधारने के लिए डिजिटल किया गया और ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई थी। लेकिन पूरी तरीके से जो प्रशिक्षण देना चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार ये सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था और इसके लिए टीचर को जो
प्रशिक्षण मिलने चाहिए थे, स्कूलों को जो प्रशिक्षण मिलने चाहिए थे, वो प्रशिक्षण नहीं मिला, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो रही है। सिस्टम में गड़बड़ी नहीं है। ओएसएम जो है, ओएसएम बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। अगर ये सही तरीके से चले तो इससे ज्यादा पारदर्शी तरीका कोई नहीं हो सकता है स्टूडेंट की कॉपी को मार्क करने का। इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम पे सवाल है। सिस्टम पे सवाल, जो सॉफ्टवेयर है उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है ड्राई रन भी कराया गया था और वो बिल्कुल ड्राई रन जो है बिल्कुल सही गया था। मुझे सवाल केवल ये है कि सीबीएसई ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि सीबीएसई का कसूर ये है कि उन्होंने इस सिस्टम को लागू करने में जल्दबाजी की। जिस किसी भी कंपनी को दिया इसे लागू करवाने के लिए, इसमें कंपनी का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनका काम है सिस्टम को लाना और सिस्टम ऑपरेट अच्छे तरीके से करे। लेकिन जिन टीचरों को इसमें जो सबसे अहम रोल था, मुकेश जी, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ये ओएसएम जो लागू किया गया, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया 2019 में, उस पे भी सवाल खड़े हो चुके थे गड़बड़ी को लेकर। तेलंगाना जैसे अलग अलग राज्यों में विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आपने टेंडर जिस कंपनी को दिया उसका बैकग्राउंड नहीं जांचा, क्योंकि पहले से उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं गड़बड़ी को लेकर। क्या ये भी एक खामी मानी जाए मुकेश जी? नहीं, देखिए, गड़बड़ी करना और गड़बड़ी, तकनीकी गड़बड़ी होना और गड़बड़ी करना दोनों अलग अलग चीजें। जैसे नीट का जो एग्जाम पेपर लीक हुए, उसमें गड़बड़ी की गई थी, क्वेश्चन लीक किया गया था। सीबीएसई का मसला जो है थोड़ा अलग है। सीबीएसई में जो खामी है वो खामी तकनीकी नहीं है, ये खामी है टीचर की तरफ से। टीचर को ट्रेंड नहीं किया गया, टीचर को इतना अभी प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर है टीचर पे, जो स्कूल के प्राध्यापकों पे। अभी सीबीएसई जो है प्रेशर दे रही है कि आप लोग भी सोशल मीडिया में आओ और डिफेंड करो सीबीएसई के सिस्टम को। भाई, आपने टीचर को ट्रेनिंग नहीं दी, आपने स्कूल को ट्रेनिंग नहीं दी, आपने स्कूल को समय नहीं दिया, आपने ड्राई रन सही से नहीं करवाया, और अब जब गलती हुई है तो आप उसको डिफेंड करने। सीबीएसई को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। सारे बच्चों का करीब 18 लाख में से करीब 4 लाख बच्चों ने रीएवल्युएशन के लिए जो है एप्लीकेशन डाला है। उन सारे बच्चों को की कॉपियों को सही से रीएवल्युएट किया जाए, इसके लिए सीबीएसई को करना चाहिए। सीबीएसई को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए कि हमने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। डिजिटल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल से ही आप ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं। लेकिन डिजिटल को, प्रक्रिया को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में जिस एक तबके का महत्वपूर्ण रोल है वो टीचर है। और टीचर जो है वो तकनीकी जो है, वो तकनीकी रूप से सारे टीचर जो है वेल एडुकेटेड नहीं है, सभी को तकनीक का उतना ज्ञान नहीं है टीचर को। तो आप जो टीचर को, आप जो कि जांच तो टीचर ही करेंगे ना, जांच तो कोई कंपनी वाली करेंगी नहीं। तो जांच टीचर को करना है। जिन टीचर को जांच करना है उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी, या जो ट्रेंड थे उनको आपने जांच करने के लिए नहीं दिया, जो अनट्रेंड थे उनको कॉपी दे दी आपने जांच करने के लिए। तो ये टीचर के लेवल पे भी गलतियां हो रही हैं। और स्कैन कॉपी, जो स्कैन करने का काम तो सीबीएसई का है, स्कैन करने का काम उस कंपनी का है जो स्कैन करके कॉपी को देती है, और उसको मैनुअली मिलने के बजाय वो स्कैन कॉपी मिलती है। अब जो बच्चों को धुंधली दिख रही है कॉपी, वो टीचर को भी धुंधली ही दिखी होगी ना। तो धुंधले सीट पे टीचर ने मार्किंग कैसे की, ये भी सवाल उठता है। तो ये इतना प्रेशर है, सीबीएसई को माफी मांगना चाहिए और सामने आकर के उनको बोलना चाहिए ठीक है, अभी हम जो है साथ में पैरेलल दोनों सिस्टम लाते हैं, और 1 साल के बाद, कुछ समय के बाद सारे टीचर को ट्रेन करके उसके बाद इनको एसएम में जाना चाहिए, जो मेरा सोचना है अपना। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आते हैं आपके पास वापस। लेकिन मुकेश, केशव कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, करियर कोच हैं वो। केशव जी, अगर आपसे भी ये जानने की कोशिश की जाए कि सीबीएसई की जो रिजल्ट में गड़बड़ी आई है, इसके पीछे की एक वजह ये मानी जाए, जो मुकेश जी कहते हुए नजर आए कि जो ओएसएम लागू किया गया, जो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में लागू किया गया, शिक्षकों को जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, क्या इसके पीछे की एक ये वजह मानी जाए गड़बड़ी में, रिजल्ट की गड़बड़ी में? केशव जी, पहले तो ये कहूंगा, हमारे देश में एक एजेंसी है जो एक पीस ऑफ पेपर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो लीक हो गया। दूसरी एक एजेंसी है जो एक पीस ऑफ पेपर की ठीक तरीके से जांच नहीं कर पाई। अब सीबीएसई ने एक प्रिंसिपल को ये कहा कि आप ओएसएम चेकिंग में अपने बेस्ट टीचर को भेजना। अब मैं बताऊं, एक शिक्षक पढ़ाने में बेस्ट होना और एक शिक्षक टेक्नोलॉजिकली बेस्ट होना, दोनों में फर्क है। और यहाँ पर यही कमी मार गई सीबीएसई को। अब इसका जो 2 मुख्य कारण, अगर आप इसको देखें, जो मैं बहुत डीप इसको सर्च कर रहा हूँ, पहला मुख्य कारण रहा कि जो ये सिस्टम था वो एकदम सही समय पे लागू नहीं किया गया। यानी जो तैयारी जैसे बच्चों को करनी होती है, तो टीचरों को भी एक नए सिस्टम में आने की जरूरत है। अभी हम जूम पे कर रहे हैं, यही कोविड में जब हम जूम करते थे
तो हमें कंफर्टेबल लेवल नहीं आता था, कई फीचर नहीं थे। तो क्या करते थे हम, गलत बटन कुछ भी दबा देते थे। वही टीचरों का हाल हुआ, कॉपी आई, धुंधली आई, टीचरों ने रिजेक्ट करके भेजा, फिर वो वापस कभी आई नहीं आई, फिर टीचरों ने भेजना ही छोड़ दिया। और क्या हुआ, उन्होंने जैसे आया वैसे मार्किंग कर दी। अब दूसरा प्रश्न आता है, कंपनी जिसको आपने नियुक्त किया, अब उस कंपनी के ऊपर जब अब खुलासा हो रहा है, अब नागपुर का 2025 का केस करिए, अभी तक कमेटी बैठी है, इस कंपनी की जांच नहीं हो पाई। 9.6 वहां 96,000 दिख रहा है। तो आप समझिए इस कंपनी की इतनी खामियां हैं। तो अगर एक कंपनी कार चलाने लायक है, आप उसको ट्रक चलाने को एक साथ दे दोगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे आएंगे। और एक एक इशू जो था, ब्लड होना, आपको डीपीआई का ध्यान रखना था, कितनी डीपीआई में करें। दूसरा, सप्लीमेंट्री कॉपी छूट जाना, जो कि हुआ, ये भी प्रॉब्लम आती। तीसरा, जो हेड एग्जामिनर्स और असिस्टेंट पहले अपने आप चूज करते थे, वो नहीं कर पाए। चौथा, हमारे यहाँ अगर हम सीबीएसई सिस्टम देखें, गांव तक जाता है, वहां सर्वर, कंप्यूटर, टीचर टेक्निकली स्ट्रांग होना, ये सब फैक्टर नहीं थे। तो इन सब में एक एक खामियां हुई, कॉपी मिक्सअप हुई। और कल तो एक और खामी मेरे सामने आई कि टोटलिंग एरर हो गया। जो सीबीएसई कह रही थी हम इसमें टोटलिंग एरर नहीं होगा, तो मैंने तो 2 कॉपी ये भी देख ली जिसमें टोटलिंग एरर हो रहा है। तो मतलब इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट अपनी जिद में किया। इनको क्या करना चाहिए था, या तो 9वीं 11वीं, या अब जो कंपार्टमेंट एग्जाम हो रहा है जहां बच्चे बहुत कम है, वहां इसको एक्सपेरिमेंट करके शुरू करते। आपने 17 लाख छात्रों में 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग करवा दी। 40 करोड़ का मतलब समझिए आप। और उस कंपनी जिसका कोई ट्रायल रन आपने नहीं किया, खाली आप 25 रुपए 75 पैसे और 65 रुपए में करके एक या दो लोगों ने। केशव जी, सीबीएसई की तरफ से ये साफ किया गया है ना कि जो कंपनी को ये टेंडर दिया गया, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया गया और एक तरीके से टेंडर निकाला गया था। उन कंपनियों में लिस्ट जो निकली थी कंपनियों में, उसमें ये देखा गया पूरी पारदर्शिता के साथ ये टेंडर दिया गया है। जो कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियादी हैं। नहीं, आप नागपुर का केस उठाइए, वहां ये कंपनी अभी तक 1 साल में रिजल्ट नहीं दे पाई। कितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2025-26 से अभी ये कमेटी बालाजी वाली बैठी हुई है। दूसरी चीज, आपने इसका ट्रायल रन क्या 17 लाख पे करवाया था? आप ये बताइए। मैं 7,000 10,000 नहीं, ये कंपनी और जगह काम कर रही होगी छोटे सैंपल पे, जब सैंपल साइज इतना बड़ा होता है ये। दूसरा, फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या है। पूरे भारतवर्ष में 1,63,800 बच्चों का कंपार्टमेंट है, जिसमें 94,519 फिजिक्स में है, यानी 60% फिजिक्स में, जो सबसे पहला मेन सब्जेक्ट था पीसीएम वालों का, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने 22 दिन तो कॉपी चेक कराने के लिए, स्कैन के लिए लगवा दिया। और जब टीचर फेमिलियर नहीं था तो आपने 13 मई को रिजल्ट कैसे निकाल दिया? आपने रिजल्ट में जल्दी क्यों की? अब जो ये रायता फैल रखा है इतने दिन से, अब आप 1 जून को कह रहे हैं कि हमारा खुलेगा। तो ये जो जल्दबाजी नहीं करते और एआई लगा के आप क्रॉस चेक करते रिजल्ट कि कहाँ वेरिएशन आ रहा है निकालने से पहले, तब भी काफी कुछ बच जाता। आपने अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए रिजल्ट निकाल दिया, फिर इसको रोज डिफेंड करते रहे। मेरी आरटीआई लगी थी, आपको ये पता भी नहीं होगा। 23 करोड़ इन्होंने उगवाई की थी पिछले साल रिवैल्यूएशन में। जब मेरी आरटीआई छपी, उसके अगले दिन रविवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि हम रिवैल्यूएशन में अब 1300 रुपया नहीं लेंगे। 1300 इसलिए, 700 500 और एक सवाल 1300, हम 100 रुपए कर देंगे, रिफंड भी देंगे। जिस दिन तक आरटीआई का मैंने नहीं खुलासा किया था, ये रिवैल्यूएशन आज तक कम नहीं हुआ। ये चाहते थे इतने चार्जेस लगा दो कि बच्चा उसमें अप्लाई ना करे, हम बाहर निकल जाएं। अब आप रोज अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, टीचरों से वीडियो बना रहे हैं, नकल के लिए अकल चाहिए, उसमें भी एक्सपोज हो गए, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अगर आप एक सच को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ेंगे। आज आपका सिस्टम फेल हुआ, बच्चे फेल नहीं हुए। अब जिनको फॉरेन एडमिशन लेना है, क्या वो यूनिवर्सिटी आपका वेट करेगी रिजल्ट का? उस बच्चे ने 1 साल तक पूरे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सब बनाया, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? दूसरा, क्या आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी ये आंसर शीट, ये मार्क्स जो बढ़ेंगे, ग्रेस देंगे, उसकी विश्वसनीयता रह जाएगी? कहीं कहीं नहीं रह जाएगी। कई बच्चों का खामियाजा, अभी सीयूईटी का पेपर चल रहा है, 3-3 दिन बच्चे माउस लेके पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं, अभी कॉपी डाउनलोड नहीं हो रही।
केशव जी मेरा एक सवाल है आपसे। आप उनको केशव सेंट्रल जी। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बन गए, सेकेंडरी नहीं रह गए। आप देखिए बिट्स का पेपर चल रहा है। बिल्कुल केशव जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं मुकेश जी, गाँव वो में तो आपसे मैं एक सवाल बताऊं, करना network चाह रहे हैं। नहीं होता, वो बच्चा 2-3 बार अप्लाई करके छोड़ चुका होगा कि भाई जो नंबर आ गए आ केशव जी, गए, अब हम केशव जी इसका सॉल्यूशन क्या हो जिसने सकता आवाज है? उठाई उसको हमने केशव जी- पाकिस्तानी बोल के बाकी बच्चों ने अब आवाज उठाने भी बंद कर दी है। इतना खौफ का माहौल आपने पैदा कर ठीक। दिया। आप शिक्षा दे रहे केशव जी, हैं आप- या केशव कुछ जी, आप बच्चे आपसे भिक्षा एक्टिविस्ट नहीं भी मांग हैं। रहे, डिग्निटी से केशव जी- अपनी राइट मांग रहे हैं कि ये मेरी बिल्कुल कॉपी- केशव जी, बिल्कुल जो केशव जी आप अब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये भी है ना कि इसका सोल्यूशन क्या है? थर्ड ऑप्शन निकाला जाए, तीसरा रास्ता निकाला जाए तो क्या है? रास्ता ये है, सबसे पहले आज की डेट में इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात करिए, ये तो हम बाद में करेंगे किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको नहीं। सबसे पहले जहां ग्रेस मार्क्स है, अगर फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट वाइज, आपकी बस की नहीं है, क्योंकि पिछली बार ठीक है। 3 लाख कॉपी 10th-12th मिला के इन्होंने 1 महीने में रिजल्ट दिया था रिवैल्यूएशन। ठीक है केशव जी, आते हैं आपके पास। विवेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आते हैं केशव जी आपके पास। विवेक जी, एक तरफ ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे फिर सीबीएसई के सवाल हो, उस पर चेकिंग को लेकर हो, और दूसरी तरफ नीट परीक्षा को लेकर हो। कहा यह जा रहा है कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर काम किया जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष इतना सवाल क्यों खड़ा कर रहा है, विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है? कहा जा रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं, पहली बार किया गया था OSM, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ियां हो गई, उसको सही किया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है कॉपी को। विवेक जी देखिए, मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से आपके चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि देखिए, बात यहाँ पे गड़बड़ियों की, बात यहाँ पे विपक्ष की, बात यहाँ पे किसी आरोप एलिगेशंस की नहीं है। बात यहाँ पे उन मासूम बच्चों के माइंडसेट और मानसिकता की है जो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके बाद उनको अपने भविष्य को लेकर के एक उम्मीद होती है कि अब मेरे जब मार्क्स आएंगे, तो जो बात अभी सर ने रखी कि हम कहीं इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, जिस तरीके से एक डेडिकेशन होता है बच्चों को, ये वो पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे अपने भविष्य की नींव को बुनियादी तौर पे मजबूत करने की कवायद कर रहे होते हैं। अब जिस कंपनी का नाम इस पूरे विवाद में आ रहा है, कोएम्ट, आपको पता है सबसे आश्चर्य की बात, जो एक बात सरकार छुपा रही है, इसको पहले ग्लोबारेना के नाम से जाना जाता था, ग्लोबारेना टेक्नोलॉजीज के नाम से। और ये वही टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड TSBIE की परीक्षा परिणाम के समय विवादों में घिरी थी। उस समय भी कंपनी के पास जो आवश्यक सॉफ्टवेयर थे, उनकी तकनीकी कमियों, गड़बड़ियों के कारण भारी संख्या में छात्रों के परिणाम प्रभावित हुए थे, जिससे बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था पूरे राज्य के स्तर पर। तो मुद्दा यह है कि जिस कंपनी का पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज पहले से संदिग्ध रही हो, पहले से उसकी जो टेक्नोलॉजिकल कमियां, एरर रही हो, उनको आपने दोबारा एक टेंडर करने की आवश्यकता क्या पड़ी आपको? एक बात। दूसरी बात, देखिए, जो AI टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई, पेपर को, मेरे भतीजे ने, मेरे अपने सगे भतीजे ने भी एग्जाम दिया। जब उसकी कॉपियां मंगवाई गई तो उसमें हमने भी देखा कि कई पेपर ऐसे हैं जो ब्लैंक है, जिसपे मार्क्स ही नहीं मेंशन है। हम कैसे मान ले कि जो मार्क्स है वो एक्यूरेट सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मार्किंग की गई है? एक बात। और एक बात इसमें आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे ट्रेडिशनल पैटर्न ही सबसे बेस्ट होता है, खासकर एग्जाम की कॉपियां जांच। पहले भी जांची जाती थी। आज ये जो AI टेक बेस पे समय बचाने, मैन पावर बचाने, कॉस्ट बचाने के लिए जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि इस देश में एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन बोर्ड कितना लेमैन एटीट्यूड लेके चल रहा है, जिसका खामियाजा हमारे बच्चे उठा रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अभी आपने कहा कि विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? राजनीति हम नहीं कर रहे। जब हमारे समाज का एक बुद्धिजीवी एक सवाल उठाने वाले बच्चे को पाकिस्तान से जोड़ देता है, तो इससे उसकी मानसिक विकलांगता दिखाई देती कि कैसे आप किस हद तक गिर सकते हैं। आज एक मासूम बच्चे को सवाल उठाने पे लेके, वो बच्चा क्यों नहीं सवाल उठाएगा? आप बताइए, अच्छा क्यों नहीं सवाल उठाएगा? क्यों गलत सवाल उठा रहा है? अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं और अगर लग रहा है कि नहीं, मेरे 89%, 90% होने चाहिए थे, और उसको आप 70-75% दे रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर क्या प्रॉपर कोडिंग एक्सेप्ट कर पा रहा है? भाई, क्वेश्चंस के आंसर जब लिखे जाते हैं तो बच्चे कई बार अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके शब्द बदल जाते हैं। बिल्कुल विवेक जी, समय का अभाव है। बिल्कुल विवेक, आपका है, बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोडिंग पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे आप आंसर का एनालिसिस कैसे
कैसे करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ इसको मैनुअल फ्रेम में रखना ही आवश्यक है और उचित भी है। कोई जरूरी नहीं कि घर के अंदर ठीक है विवेक जी आप माफी चाहेंगे, आपको यहीं रोक रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। मुकेश जी, अगर आपसे पूछने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि सिस्टम से बच्चों का, छात्रों का खासकर भरोसा उठ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सबसे जी आर्या एक जो विनोद जी ने कहा कि इवेल्युएशन कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं कर रहा, वो टीचर ही कर रहे हैं। स्कैन कॉपी उनको दी जा रही है, जो मैनुअली वो चेक करते थे वो ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, इतना फर्क है। इसलिए क्वेश्चन जो है, जो उसमें मार्किंग हो रही है, वो मैनुअली ही आप समझे उसको केवल स्क्रीन पे ले आकर के कर रहे हैं, क्योंकि वो जब करते थे तो उसमें विश्वसनीयता की कमी थी, टोटलिंग की कभी गड़बड़ी हो जाती थी, कभी मार्क्स नहीं पड़ता था। लेकिन जैसा भी केसर जी ने कहा कि भाई उसमें ये भी आया है कि आपने मार्किंग बहुतों का नहीं किया, टोटलिंग भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये चीजें गड़बड़ है। मैं इस बार ओएसएम कोई पहली बार नहीं है, पहली बार सीबीएसई ने इसको अप्लाई किया है और इतने बड़े लेवल पे अप्लाई किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली बार अप्लाई हुआ है। साउथ के बहुत सारे जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी में ऑब्जेक्शनल नहीं है ना ये कि आपको केवल 4 ऑप्शन में टिक करना है। यूपीएससी वगैरह में तो समझ में आता है कि आपने पेपर उठाया, आंसर नहीं, तो वो टीचर ही पढ़ रहे हैं, टीचर ही मार्किंग दे रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है मार्किंग। टीचर केवल ये जो ऑनलाइन आपका पीडीएफ आया, वहां पे पीडीएफ खोल करके मार्किंग कर रहे हैं। इसलिए ये एक तरीके से मैनुअल ही है। लेकिन क्या है उसमें सिस्टम, उसमें आधा डिजिटली, जो कॉपी आप हाथ में लेके देखते थे हार्ड कॉपी, वो आपको डिजिटली दिया जा रहा है, इतना ही फर्क है। ये सिस्टम तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ियां है वो केवल हड़बड़ी के कारण हुई है गड़बड़ी है। आपको इसमें सिस्टम पे, जब मुझे सिस्टम पे यकीन है सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए जो है इतनी हड़बड़ी में नहीं लाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आप ठीक है मुकेश जी, माफी चाहेंगे, आपको यहीं रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का एचएनएन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय साझा करने के लिए। लेकिन लगातार ओएसएम को लेकर छात्र भी सवाल खड़े कर रहे हैं, परिजन भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, बच्चे जो छात्र हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि मूल कॉपियों को स्क्रीन पर सही तरीके से जांचा भी गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए एचएनएन न्यूज।